तो बेटा यहाँ पे हमारे पास पास्ट पेपर्स का एक सवाल है रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ क्लाइमेट। ठीक है ना। क्लाइमेट चैप्टर से हमारे पास ये सवाल आया है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या कह रहा है भाई? कह रहा है सबसे पहले तो ये फिगर स्टडी करने के लिए हमसे कह रहा है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर टू क्वेश्चन नंबर 2A कह रहा है कि फिगर 2.1 को स्टडी करें, अ मैप शोइंग एनुअल रेनफॉल इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है जी। पूरे पाकिस्तान का मैप नहीं दिया है, इसने साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान का दिया है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? कंप्लीट फिगर 2.1 बाय शेडिंग एरिया वाई यूजिंग द इंफॉर्मेशन बिलो एंड द की। यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। कह रहे इस वाई एरिया को आप लोगों ने जो की है उसके मुताबिक शेड करना है। ठीक है। और कह रहा है कि वाई में जो एनुअल रेनफॉल है वो अराउंड 126 से 250 मिलीमीटर्स तक है। तो हम यहाँ पे की देखेंगे बेटा। हम कहेंगे 126 से 250 मिलीमीटर के लिए क्या बनाना है हम लोगों को? ये लाइंड एरिया बनाना है। तो अब इस तरीके से जो वाई रीजन है उधर हम इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। बेटा एक तो मुझे ये तो समझाना था कि आप लोग अक्सर क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको देखते ही नहीं है। ठीक है। तो इन पार्ट्स को भी गौर से दिखा करें, अक्सर ये बीच में ही छुप जाते हैं। दूसरे बेटा मुझे एक आपको चीज समझानी थी। लेट सपोज मैं एक बता रहा हूँ, एक एक आपको तरीकेकार बता रहा हूँ, सवाल और किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है। बेटा लेट सपोज इसने यहाँ पे लेट सपोज कराची मार्क कर दिया, इधर मैं के लिख देता हूँ, कराची मार्क कर दिया। और कहीं ऊपर कहीं इसने मुल्तान मार्क कर दिया। ठीक है, ये एम से मुल्तान मार्क कर दिया। अब वो आपसे कह रहा है कि बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कराची एंड मुल्तान। ऐसे भी अक्सर सवाल आ जाते हैं। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मुझे क्या पता कि कराची और मुल्तान में कितना फासला है, मैं कोई ट्रेन थोड़ी चलाता हूँ। तो भाई उसका क्या तरीकेकार है, फिर हम किस तरीके से निकालेंगे? बेटा सबसे पहले हम लोग स्केल रखेंगे। ठीक है जी। हम स्केल रखेंगे। हम कहेंगे कि लेट सपोज स्केल रखने के बाद हमें पता चला कि यार इनके दरमियान लेट सपोज 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। अभी मैं कुछ भी कैलकुलेट नहीं करके बता रहा एक्यूरेसी के साथ, मैं जस्ट एक अंदाजा बता रहा हूँ कि लेट सपोज आपने ये लाइन देखी यहाँ पे, और आपने कहा कि ये लाइन कितनी थी? 10 सेंटीमीटर की थी। ठीक है जी। 10 सेंटीमीटर की। अब आपने यहाँ पे ये स्केल देख लेना है। आपने कहा लेट सपोज एग्जामिनर ने यहाँ पे स्केल रख के देखा, हम लोगों ने इस इसके ऊपर हमने स्केल रख के देखा कि लेट सपोज ये 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 100 किलोमीटर्स को। ठीक है। और फिर आपने देखा कि अगला 1 सेंटीमीटर 200 और फिर अगला 1 सेंटीमीटर 300। तो बेटा अगर 1 सेंटीमीटर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 100 किलोमीटर्स को, और हम स्केल रख के देखते हैं कि कराची और मुल्तान के दरमियान 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आ गया लेट सपोज 1000। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको घर से याद करके आना है कि कौन सी जगहों के दरमियान कितना डिस्टेंस है। आपने सबसे पहले स्केल रख के चेक कर लेना है कि कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। फिर आपने की देखनी है कि की में कितना डिस्टेंस कितने के लिए भाई। लेट सपोज ये अमूमन जो है ना वो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से स्केल बनाया होता है। 1 सेंटीमीटर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 200 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर कितने को। उधर से आपने फिर मल्टीप्लाई कर देना है और इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई है। ये सवाल में था नहीं लेकिन मैंने खुद से समझा दिया क्योंकि ये अक्सर मुश्किल सवाल बच्चों को लगता है। बेटा अब एक्चुअल पास्ट पेपर पे आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है स्टडी फिगर 2.2, अ मैप शोइंग टेम्परेचर रीजन्स ऑफ द साउदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है जी। टेम्परेचर की भी दे दी इसने, टेम्परेचर रीजन्स की दे दी इसने यहाँ पे। अब कह रहा है आइडेंटिफाई द टेम्परेचर रीजन जेड शोन इन द फिगर 2.2। तो भाई जेड कहाँ पे लिखा हुआ है? जेड ये लिखा हुआ है जो कोस्टल एरिया है ना। ये अगर
अगर हमसे क्लाइमेटिक रीजन पूछा होता है सवाल के अंदर, तो हम इस पे क्या लिखते हैं, कोस्टल जोन। लेकिन उसने हमसे फिलहाल वो नहीं पूछा जो हम घर से पढ़ के आए, क्लाइमेटिक जोन्स चार होते हैं, हाईलैंड, लोलैंड, वो नहीं पूछा। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि टेम्परेचर रीजन कौन सा है। भाई हमने यहाँ पे देखा ये लाइंड एरिया है, लाइंड एरिया में क्या लिखा था, वार्म समर और माइल्ड विंटर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यही बात लिख देंगे, भाई यहाँ पे माइल्ड विंटर्स हैं एंड वार्म समर्स हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। तो ये हमारा एक मार्क का सवाल हो गया। अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट, यूजिंग फिगर 2.1 एंड 2.2 ओनली। जहां पर भी बेटा ओनली का लफ्ज आ जाए, तो वहां पे अपने तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं डालनी होती। जो उस फिगर के अंदर चीजें मेंशन्ड हो, सिर्फ उसी को देख के आपने अपना आंसर लिखना होता है। मिसाल के तौर पे बेटा, लेट सपोज मैं एक और सवाल अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। भाई उसने कह दिया कि भाई ये है कराची, ठीक है ना, ये क्या है, कराची। वो कह रहा है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ कराची। तो बच्चा कह रहा है कि सर इट इज ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ सिंध। लेकिन इस मैप के अंदर ना कहीं कोस्टल एरिया लिखा हुआ था और ना ही कहीं सिंध लिखा हुआ था। तो ऐसा पॉइंट आपका वैलिड तो है, लेकिन उसमें मार्क नहीं मिलेगा। क्यों, बेशक इट कराची इज ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ सिंध, बट इट इज नोवेयर मेंशन इन द मैप। हाँ, अगर बच्चा यूं लिख देता कि भाई वाई लिखा हुआ है, कहता है कि भाई ये वाई के साउथ वेस्टर्न साइड पे है के कराची, तो पॉइंट एक्सेप्ट हो जाता। वो कहता कि अरेबियन सी लिखा हुआ है, कहता अरेबियन सी के ऊपर है, तो भी पॉइंट एक्सेप्ट हो जाता। वो कहता कि इंडिया के वेस्ट पे है जाके, तो भी पॉइंट एक्सेप्ट हो जाता। यानी कि जो चीज मेंशन्ड होती है ना, वो बतानी होती है जब डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जा रही हो, ठीक है ना। और लफ्ज हो के यूजिंग फिगर 2.1 ओनली लिखा हुआ है, लेट सपोज। तो इस तरीके से फिलहाल अभी सवाल हमारे पास कुछ और है। मैं एक सवाल करवाते हुए आपको दो तीन चीजों की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हमारे पास मल्टीपल तरीके के सवाल की प्रैक्टिस हो जाए। अब वो क्या कह रहा है, फिगर 2.1 को यूज करो और 2.2 को यूज करो, और उसको देखते हुए ये जो हमारे पास एक फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई हैं, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, उसको फिल कर दो। क्या कह रहा है भाई, देर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन द पैटर्न ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड टेम्परेचर रीजन। ठीक है जी। अब डैश रिलेशनशिप में दो पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं भाई, या तो वीक रिलेशनशिप हो सकता है या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है। मिसाल के तौर पे बेटा, अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स और इसमें मैप में देखूं, ठीक है, दोनों मैप्स में देखूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेनफॉल भी बढ़ रही है, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है और रेनफॉल भी कम हो रही है, तो फिर तो उस सूरत हाल में मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। लेकिन अगर ये दोनों अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा रही हैं और कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, तो फिर मैं कहूंगा कि वीक रिलेशनशिप है। जरा देखते हैं बेटा यहाँ पे। अच्छा जी, सबसे पहले टेम्परेचर की देख लेते हैं। देखिए भाई, टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, हॉट समर, माइल्ड विंटर, यानी कि इस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। अब देखते हैं कि इस रीजन के अंदर रेनफॉल कितनी हो रही है। भाई हमने देखा कि इस रीजन के अंदर तो सबसे कम रेनफॉल हो रही है, हालांकि ये जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर के अंदर आ रहा है। और अगर इस रीजन की भी बात करें तो रेनफॉल इधर भी कम ही हो रही है, जीरो से जीरो से 125 मिलीमीटर्स तक। ठीक है ना। तो यार ये बात तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि टेम्परेचर तो बहुत हाई है लेकिन रेनफॉल कम है। अब यहां देखते हैं ओवर 500 मिलीमीटर, यहाँ रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है। टेम्परेचर ऑब्जर्व करते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। हमने देखा कि ये वाले रीजन में तो टेम्परेचर कम है, वार्म समर एंड कूल विंटर्स। तो एक बात तो समझ आ गई कि टेम्परेचर और रेनफॉल एक हिसाब से नहीं चल रहा। ठीक है जी।
तो इनके दरमियान मेरे मुताबिक तो वीक रिलेशनशिप है। ठीक है जी, इनके मुताबिक क्या है? मेरे मुताबिक वीक रिलेशनशिप है। आगे पढ़ते हैं बेटा। अब वो क्या कह रहा है? द मेजोरिटी ऑफ द एरियाज विद 0 से 125 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एक्सपीरियंस डैश समर एंड डैश विंटर। कह रहा है जिधर 0 से 125 मिलीमीटर्स रेनफॉल हो रही है, पहले तो देखते हैं कि भाई 0 से 125 मिलीमीटर्स किन एरियाज में हो रही है। भाई ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे 0 से 125 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पे समर्स कैसी है और विंटर्स कैसा है इस रीजन में। इस रीजन में हम देखते हैं कि समर्स कैसी है और विंटर कैसा है। भाई ये डॉटेड एरिया है, तो यहाँ पे समर्स कैसी है? हॉट है। और विंटर्स कैसी है बेटा? विंटर्स कैसी है? माइल्ड है, एज पर द टेम्परेचर की। तो हमें यू लिख देना है कि भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहे हैं हॉट समर एंड माइल्ड विंटर्स। ठीक है जी। वेर एज एरियाज ऑफ डैश रेनफॉल एक्सपीरियंस कूलर समर्स एंड विंटर्स। देखते हैं भाई कूलर समर्स और विंटर्स कहाँ पे हो रही हैं। हाँ जी बेटा, कूलर समर्स एंड विंटर्स ये वाला एरिया है। ठीक है ना, कूल समर एंड विंटर ये वाला रीजन है। तो देखते हैं कि यहाँ पर रेनफॉल कैसी हो रही है, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। जरा चल के देखते हैं भाई। इस रीजन में तो हमने देखा कि बेटा रेनफॉल यहाँ पर कितनी हो रही है? तकरीबन 250 से 500 मिलीमीटर, जिसको हम हाई रेनफॉल कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया कि भाई दिस दीज एरियाज रिसीव्स हाई रेनफॉल। ठीक है जी। आई होप दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब हाउ द वेस्टर्न डिप्रेशन अफेक्ट द पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन द वेस्टर्न पाकिस्तान। भाई वेस्टर्न साइड कौन सी है? ये वाली साइड, ठीक है ना, ये वाली साइड वेस्टर्न रेन, वेस्टर्न साइड है। ठीक है जी। तो हम लोग देख सकते हैं कि बेटा कि ये जो वेस्टर्न साइड है, यहां पर होती है वेस्टर्न डिप्रेशन रेनफॉल। ठीक है जी। और वेस्टर्न डिप्रेशन का कोई भी सवाल आपको करना हो तो बेटा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपने मेंशन करनी ही करनी होती है। ठीक है जी। अब वो कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपने मेंशन करनी होती है? पहली बात तो आप यहाँ पे एरिया बताओ। ठीक है ना, कि कौन से एरियाज में वेस्टर्न डिप्रेशन होती है। फिर बेटा आप सीजन बताओ कि कौन से सीजन के अंदर ये रेनफॉल होती है। फिर बेटा आप मंथ्स बताओ कि कौन से मंथ्स के अंदर रेनफॉल होती है। ठीक है। फिर चौथी चीज जो आप बता सकते हो वो इसकी सोर्स बता सकते हैं। ठीक है ना। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आंसर की एक्सप्लेनेशन में आती आती है। ठीक है। जैसे कि आप कहें कि भाई वेस्टर्न डिप्रेशन जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में यह रेनफॉल कॉज करती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन के अंदर ये बारिशें कॉज करती है। इन द मंथ्स बिटवीन दिसंबर से मार्च के दरमियान ये यूजुअली रेनफॉल कॉज कर रही होती है। ठीक है जी। और विंड्स आती कहाँ से है? मेडिटेरियन सी से आती हैं बेटा ये विंड्स। ठीक है। अब ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, ये आपको एक दो नंबर दिलवा देगी। अब कुछ रेफरेंस हमें डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न से रिलेट करना है कि भाई ये पैटर्न ऑफ रेनफॉल वेस्टर्न पाकिस्तान में कैसे अफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा कोयटा, कोयटा कहाँ पे है जरा मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। बेटा कोयटा, लेट्स सपोज यहाँ पर है। तो कोयटा रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल इन द विंटर सीजन थ्रू वेस्टर्न डिप्रेशन। ठीक है जी। कोयटा में जो हाईएस्ट रेनफॉल होती है अराउंड 49 मिलीमीटर्स या 50 मिलीमीटर्स तक की रेनफॉल होती है जनवरी फरवरी के अंदर। ठीक है ना। कोयटा में समर्स में बारिशें नहीं होती लेकिन विंटर्स में होती है। इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपको पिशावर की बात करूं, पिशावर जो कुछ इस रीजन में है, तो पिशावर के अंदर अराउंड
मार्च अप्रैल के अंदर जो है वो 70 से 80 मिलीमीटर तक रेनफॉल हो रही होती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने कुछ रीजन्स की भी मिसाल दे देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे दो मिसालें किसकी दी, एक मैंने मिसाल दी कोयटा की, जो कि रिसीव करता है मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल, मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। और कौन से मंथ्स में, अराउंड फैब में अराउंड 49 मिलीमीटर्स रेनफॉल हो रही होती है। जबकि दूसरी मिसाल मैंने किसकी दी बेटा, पिशावर की। पिशावर में भी जो है वो रेनफॉल हो रही होती है। ठीक है जी। दिसंबर फरवरी मार्च के अंदर अराउंड 70 to 80 मिलीमीटर्स रेनफॉल हो रही होती है इधर। तो वेस्टर्न डिप्रेशन जो है वो इस तरीके से रेनफॉल कॉज करती है। हाँ, लेकिन जैसे ये विंड्स बिल्कुल नीचे की तरफ पहुंचती है ना, तो ये रीजन्स, ये जो साउदर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान है, यहाँ पे ये हवाएं नहीं पहुंच पाती, या जब तक ये हमारे यहाँ पे पहुंचती है दे आर रॉब्ड ऑफ मॉइस्चर, सो इट डज नॉट कॉज रेनफॉल इन द साउदर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में रेनफॉल कॉज करती है। ये वाला रीजन इस बारिश से फायदा हासिल नहीं कर पाता। ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास और सवाल हो गया रिलेटेड टू वेस्टर्न डिप्रेशन। अब बेटा हमारे पास एक और सवाल आया हुआ है, वो क्या है, एक्सप्लेन। याद रखिएगा जहां पर भी लफ्ज एक्सप्लेन का आया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेन आया हुआ है और आया हुआ है यू शुड डेवलप योर आंसर, तो वहां पर बेटा एक पॉइंट के 2 मार्क्स हैं और 2 पॉइंट्स के 4 मार्क्स हो गए। ठीक है जी। एक्सप्लेन टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट टेम्परेचर इन पाकिस्तान, बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। भाई यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स बताने हैं जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं पाकिस्तान में। तो ये तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर ही यहाँ से स्टार्ट करवाया था जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को। तो हमने चैप्टर स्टार्ट ही यहाँ से किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर से, जिसमें एक फैक्टर आप लिख सकते हो क्लाउड कवर। लेट सपोज आसान वाले फैक्टर्स की बात करें कि दिन के टाइम पे जब क्लाउड्स निकल आते हैं तो वो जो सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो क्लाउडी डेज आर कंपैरेटिवली कूलर देन नॉन क्लाउडी डेज। या इसका ऑपोजिट लिख सकते हैं कि जब रात के टाइम पे क्लाउड्स आ जाते हैं तो जो एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रैप हुई हुई थी अर्थ पे, ये इसको वापसी नहीं जाने देते। रात का टाइम कूलिंग का होता है ना, ये हीट एनर्जी वापसी जा रही थी, लेकिन बीच में क्लाउड कवर्स आ गए तो क्लाउड्स ने हीट को वापसी जाने नहीं दिया। सो देयरफॉर क्लाउडी नाइट्स आर कंपैरेटिवली हॉटर देन नॉन क्लाउडी नाइट्स। ये फैक्टर आप लिख सकते हैं। या दूसरा फैक्टर आप लिख सकते हैं, आसान वाले अभी फिलहाल बता रहा हूँ, मेरी वीडियो डली हुई है यूट्यूब के ऊपर भी, आप वहां से देख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर की। उससे मैंने सारे फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ आसान वाले फैक्टर्स बता रहा हूँ। दूसरा फैक्टर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करो एल्टीट्यूड का। बेटा नॉर्दर्न माउंटेन्स कितने ठंडे हैं, लेकिन डेजर्ट एरिया बहुत गर्म है। क्यों भाई, जैसे जैसे बेटा एल्टीट्यूड डिक्रीज होता है, यानी कि लो एल्टीट्यूड रीजन्स पे आते हैं, वैसे वैसे एयर का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। यानी कि नीचे वाले एरियाज में एयर का प्रेशर ज्यादा होता है और ऊपर वाले एरियाज में एयर का प्रेशर कम होता है। और बेटा एयर इज द थिंग विच एब्जॉर्ब्स हीट, तो जितना ज्यादा एयर का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। इसी वजह से लो एल्टीट्यूड एरियाज पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे टेम्परेचर कम होता है। High altitude areas have less air pressure, so it absorbs less heat, whereas low altitude areas have high pressure of air, so it absorbs more heat. तभी जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज, हाईलैंड जोन जो है, इट इज कंपैरेटिवली कूलर देन द लो लो लैंड जोन। ठीक है, क्योंकि वहां पे लो एल्टीट्यूड है। इस तरीके से हम दो फैक्टर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पार्ट क्या है। यहाँ पे हमने दो फैक्टर्स कौन से लिख लिए, एक एल्टीट्यूड और दूसरा लेट सपोज हमने क्लाउड कवर पढ़ लिया था। ठीक है जी। तो ये दो आसान वाले फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख लिए, मुश्किल वाले उसमें मैं नहीं गया। ड्राउट क्या होता है भाई, जल्दी से आप लोग बताएं बेटा, ड्राउट क्या होता है। बेटा जब बहुत लंबे टाइम तक, बिल्कुल शॉर्टेज ऑफ वाटर तो सही है, आपका एक कॉन्सेप्ट ठीक है,
लेकिन मैं अगर आपको प्रॉपरली बताना चाहूँ, जब देर आर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ नो रेनफॉल या फिर लो रेनफॉल, लो या नो रेनफॉल, तो बेटा वहां पे पानी की शॉर्टेज हो जाती है। सिर्फ वाटर शॉर्टेज नहीं लिखना, आपने कहा जब लंबे लंबे टाइम तक प्रेसिपिटेशन हो नहीं रही, तो फिर वहां पे पानी की शॉर्टेज हो जाती है, और फिर वहां पे आ जाते हैं ड्राउट्स। ठीक है जी। अब बेटा वो आपसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, कि स्टेट टू इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान। इन्वायरमेंट से रिलेट करना है, तो यहाँ पे बेटा वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात ना लिख देगा, वहां पे बिजनेस की बात ना लिख देगा, क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं, अदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। तो देखो, जब भी कोई इफेक्ट वाला या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट बता रहे हो, तो पूरा सवाल पढ़ो, किस चीज पे इफेक्ट पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट पे, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करो, इन्वायरमेंटल पॉइंट्स लिखो। ड्राउट के इम्पैक्ट बता दिया जाए भाई। ड्राउट क्या होता है बेटा? ड्राउट जो है उसका इम्पैक्ट ये होता है, लेट्स सपोज कि हाँ, ये मार्किंग स्कीम से देख के पॉइंट्स बता रही है ये, डेजर्टिफिकेशन। चले आपने सही बताया तो मैं लिख देता हूँ। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है बेटा, कि एरिया डेजर्ट्स पे तब्दील हो जाएगा। ठीक है जी, ड्राइनेस होगी वहां पे। उसके अलावा एक बच्चे ने लिखा सॉइल डिग्रेडेशन। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ड्राई सॉइल होती है ना, इजीली एरोड हो जाती है, तो ड्राइनेस इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन। उसके अलावा आप लैक ऑफ क्रॉप ग्रोथ भी कह सकते हैं, कि प्लांट्स भी मर जाते हैं, क्रॉप्स भी ग्रो नहीं होते, वो सारी चीजें, वाटर टेबल कम हो जाता है, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसमें आप ने ये वाला पार्ट कर लिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। क्या कह रहे हैं? डिस्क्राइब द बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट फॉर पीपल इन पाकिस्तान। ठीक है जी। देखो बेटा, 4 मार्क का सवाल है। ठीक है। बेनिफिट्स पूछे हैं, तो मोर देन वन बेनिफिट बताना है। प्रॉब्लम्स पूछे हैं, तो बेटा मोर देन वन पॉइंट बताना है। यानी कि बेनिफिट्स भी मल्टीपल बताने हैं, और प्रॉब्लम्स भी मल्टीपल बताने, एक से ज्यादा बताने हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर मार्किंग इस तरीके से होगी कि 1 पॉइंट का 1 मार्क ही बनेगा। यानी सेंटेंस तो आप पूरा बनाएंगे, लेकिन उसको ज्यादा डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये मार्किंग को आप जरा गौर से देखते रहा करें। अक्सर हमें कीवर्ड से समझ नहीं आ रहा होता कि भाई क्या कितने पॉइंट्स बताने, डेवलप करना है कि नहीं। तो हम इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। बेनिफिट्स पूछे हैं, प्रॉब्लम्स पूछे हैं, 4 चीजें पूछ ली है उसने, तो 1 पॉइंट का 1 मार्क ही हो सकता है। 2 बेनिफिट्स बता देंगे, 2 प्रॉब्लम्स बता देंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे इस चीज का ख्याल रहे कि यहाँ पे भी देखें, इम्पैक्ट है ना बेनिफिट या प्रॉब्लम, तो हमें देखना है किस किस चीज पे पूछ रहा है। फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान पूछ रहा है, तो ये यानी कि लाइव्स ऑफ पीपल से रिलेटेड बात करनी है। इकोनॉमी से रिलेटेड बात नहीं करनी है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। ये सब बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है बेटा। कोल्ड क्लाइमेट ज्यादातर नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में हाईलैंड जोन पे है, तो उसी से रिलेटेड बात कर ले बेटा। जैसे सवात हो गया, सवात वैली हो गया, ऐसी जगहों से रिलेटेड बात कर ले हम लोग। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब कोल्ड क्लाइमेट होता है, स्नोफॉल होती है, तो इट ब्रिंग्स टूरिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है जी। तो टूरिज्म जो होता है वो बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि लोग हाइकिंग करने के लिए आ जाते हैं, माउंटेन्स पे एडवेंचर्स के लिए लोग आते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप कह सकते हैं कि जो लोकल लोग हैं उनके लिए इनकम जनरेट हो जाती है। ठीक है जी। उनकी इनकम जनरेट हो जाती है, उनके बिजनेस बढ़ते हैं, उनके उनके लिए कमाने का जरिया बनता है। 1 पॉइंट ये हो गया, बेनिफिट हो गया। उसके अलावा बेटा आप ये कह सकते हैं कि ये जो कोल्ड क्लाइमेट है इसमें स्नोफॉल होती है। फिर बेटा ये समर्स के अंदर यही स्नो जो होती है वो मेल्ट होती है। ठीक है जी, स्नो मेल्ट होती है, तो इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर, लेट सपोज, इरिगेशन, या फिर आप कह सकते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर मिल जाता है। ये आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं भाई। टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है
हाँ बेटा, लेकिन सेंटेंस तो पूरा बनाएंगे ना। देखिए यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर डेवलप तो नहीं करना, लेकिन पूरा सेंटेंस तो बनाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ स्नो कैन प्रोवाइड वाटर ड्यूरिंग द समर सीजन फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज, इतना तो डेवलप करेंगे ना सेंटेंस तो। क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं, डिस्क्राइब लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में पूरा जुमला तो पूरा करना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है जी। लेकिन आपको पता है बेटा कि यहाँ पे टेम्परेचर अनबेरेबल हो जाता है, यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर जो लाइव स्टॉक फार्मर्स होते हैं वो ट्रांसहुमेंस स्टाइल ऑफ नोमैडिक लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं। ट्रांसहुमेंस क्या होता है बेटा? ट्रांसहुमेंस ये होता है कि ये सर्दियों के टाइम पे नीचे की तरफ मूव करने पे मजबूर हो जाते हैं अपने लाइफ स्टॉक के साथ। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि भाई आपको गर्मियों में ऊपर जाना पड़ रहा है, सर्दियों में नीचे आना पड़ रहा है। तो ट्रांसहुमेंस लाइवस्टॉक फार्मिंग इज प्रैक्टिस एज पीपल मूव टूवर्ड्स कंपैरेटिवली लोअर एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। एक ये प्रॉब्लम हो गया। उसके अलावा बेटा आपको पता है कि यहाँ पे स्नोफॉल की वजह से एक तो रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है जी, रोड्स क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। उसके अलावा बेटा एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं दूसरे एरिया से। ठीक है, एक्सीडेंट्स के चांसेस की वजह से रोड्स बंद हो जाते हैं। उसके अलावा स्नोफॉल की वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये एरियाज कट ऑफ रह जाते हैं दूसरे एरिया से, फिर यहाँ से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम्स है जो कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है? पाकिस्तान एक्सपीरियंस extremes of climate which may have many effect on people's lives। तो देखिए यहां पर भी बेटा लाइव्स ऑफ पीपल से रिलेटेड ही पॉइंट्स लिखने हैं। इस चीज को गौर करते रहा करें कि किस चीज पे एग्जामिनर पूछ रहा है सवाल, किस चीज पे पूछ रहा है बेटा। लाइव्स ऑफ पीपल पे पूछ रहा है, लोकल इकोनॉमी भी पूछ रहा है, नेशनल इकोनॉमी भी पूछ रहा है, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पूछ रहा है। ये जरा गौर से देख लिया करें। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? स्टॉर्म्स एंड हैवी रेनफॉल हैव द मोस्ट सीवियर इम्पैक्ट फॉर पीपल इन पाकिस्तान। कह रहे हैं यार स्टॉर्म्स और जो रेनफॉल हो रही है ना, ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर। दूसरा कह रहे हैं नहीं नहीं, ड्राउट का जो है मोस्ट सीवियर इम्पैक्ट है। तो बेटा डी पार्ट करने के दो तरीके कार होते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप दोनों स्टेटमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव बताओ। आप कहो हाँ भाई स्टॉर्म के बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होते हैं। फिर आपको नहीं भाई स्टॉर्म्स के इतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। फिर आप कहो कि यार ड्राउट का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। फिर आपको नहीं, ड्राउट का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि ये वजूहत है। तो ये जो है इसमें आपको चार डिफरेंट तरीके के पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। लेकिन इससे आसान जो तरीकेकार है वो ये है, कुछ टीचर्स ये भी फॉलो करते हैं, गलत तरीका नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कहता, लेकिन इसमें आपको जहन लड़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि बेटा इससे बेहतर ये है कि आप एक स्टेटमेंट के पॉजिटिव्स लिखो और दूसरे स्टेटमेंट से क्या लिख दो? नेगेटिव्स लिख दो। मिसाल के तौर पे बेटा आप कहो कि हाँ मेरे ख्याल से स्टॉर्म्स का ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, तो स्टॉर्म्स के मैं इम्पैक्ट्स पे बात कर लेता हूँ कि हाँ भाई इसका तो बड़ा नुकसान होता है, यूं होता है, वो होता है। ठीक है, और फिर आप बता दो कि ड्राउट्स का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं होता। भाई लेट्स सपोज बेटा अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है भाई स्टॉर्म को पिक कर लेते हैं। हमने कहा स्टॉर्म्स और हैवी रेनफॉल पाकिस्तान में होती रहती है और ज्यादातर इलाकों में होती है, तो हम स्टॉर्म से अग्री कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टॉर्म की किसी या हैवी रेनफॉल की किसी एग्जाम्पल से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। अब मार्किंग स्कीम में कौन सी एग्जाम्पल लिखी हुई है? मार्किंग स्कीम में अगस्त 2021 की एग्जाम्पल दी हुई है। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि अगस्त 2021 के अंदर कराची के अंदर बेटा अराउंड 200 मिलीमीटर्स रेनफॉल हुई थी। कितने टाइम में? सिर्फ 12 घंटे के अंदर, 12 आवर्स के टाइम फ्रेम में बेटा 200 मिलीमीटर रेनफॉल हुई थी, जिससे तकरीबन 68,000 लोग जो हैं सिंध के अंदर वो रिलीफ कैंप्स में जाने पे मजबूर हो गए। समझ रही बात? तो ये एक बड़ी खतरनाक एग्जाम्पल है। कह रहे इससे तकरीबन 1 मिलियन एकड़ के क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुए थे। और इसमें
कॉटन था, वेजिटेबल था, अनियंस थे, टोमेटो, शुगर केन, यानी कि वही सारे जो स्टेपल फूड में कंसीडर किया जाता है, जो बेसिक फूड की रिक्वायरमेंट है, वो सब खराब हो गया था। ठीक है जी। तो ये हमने एग्जाम्पल कोट कर दी, ठीक है। अब एग्जाम्पल हो गई। अब आप बताओ कि यार ड्राउट के क्या, स्टॉर्म्स के क्या इम्पैक्ट थे। ठीक है जी। एक तो पॉइंट देखिए, हम लोगों ने ये बता दिया कि इससे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और बेटा आपको पता है कि जब भी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो फूड की जो प्राइसेस है वो क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। जब भी पाकिस्तान में कोई नेचुरल डिजास्टर आता है और लैंड डिस्ट्रॉय होती है, खासतौर पे एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रॉय होती है, तो फूड की प्राइसेस हाई हो जाती है, अनअफोर्डेबल हो जाती है, और मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। इम्पैक्ट बताना जरूरी है, जैसे क्रॉप डिस्ट्रॉय होने पे छोड़ नहीं सकते, एज अ रिजल्ट का लफ्ज आना चाहिए। एज अ रिजल्ट फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगी, एज अ रिजल्ट फूड फूड अनअफोर्डेबल हो जाएगा गरीबों के लिए, महंगाई शूट हो जाएगी। तो ये एज अ रिजल्ट का लफ्ज जो है वो आ जाए तो बहुत जरूरी है। ठीक है ना। उसके अलावा बेटा आप और बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। आपने कहा कि फिर क्या हुआ, ये जो फ्लड वाटर होता है ये भर जाता है शहरों के अंदर, और फिर ये जो है वो वाटर पोल्यूशन बढ़ाता है। ठीक है ना। ये फ्लड का जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है ये वाटर पोल्यूशन बढ़ाता है, नाले बह रहे हैं, आपने देखा पानी भरा हुआ है जगह जगह, जिसकी वजह से फिर एज अ रिजल्ट डिजीजेस स्प्रेड होती है। जैसे कि कौन सी डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, डेंगू वायरस कितना ज्यादा बढ़ गया था बेटा। ठीक है। जब मुझे याद है 2021 के अंदर मैं उस टाइम पे सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर में जॉब कर रहा था, तो मुझे याद है हर बच्चा जो है वो डेंगू के मत से हुए। रेनफॉल की वजह से वो पानी इतना भर गया था, हर जगह बीमारियां फैल रही थी, खास तौर पे डेंगू वायरस, मलेरिया वगैरह, ये सब बीमारियां बहुत फैल रही होती हैं। तो ये आप सब लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे भी। ठीक है ना। अब दो पॉइंट्स मेरे पास हो गए हैं किससे रिलेटेड। मैंने बता दिया कि हाँ भाई, मेरे ख्याल में जो फ्लड्स है और जो स्टॉर्म्स है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। तो अब मैं बताऊंगा कि यार अगर फ्लड्स का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो स्टेटमेंट भी है उसके अगेंस्ट बात करूंगा मैं कहूंगा कि ना ड्राउट्स जो है इतना बड़ा इशू नहीं है। क्यों भाई। मैंने कहा ड्राउट्स के प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कम ओवरकम कर सकते हैं, थ्रू इरिगेशन सिस्टम। कि भाई जिधर पानी नहीं है वहां पे इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर दे। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि बेटा बलूचिस्तान जो एक एरिया है यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी इरिगेशन स्कीम्स लोगों ने बना ली है, जैसे कि कारेज। कारेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, दैट इज एन अंडरग्राउंड टनल, जो कि फिर पानी को फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन से लेके वो फार्म लैंड तक प्रोवाइड करते हैं। पानी वहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से फिर हम ड्राउट्स के प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कहा कि अगर मसला एग्रीकल्चर का है, ये हम कहना कि पानी नहीं है तो फिर एग्रीकल्चर कैसे होगा, तो एग्रीकल्चर के लिए हमने ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स बना ली है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होती है ना बेटा, स्पेशली मेड सीड्स होती हैं। तो हमने ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स बना लिए हैं जो कि सरवाइव कर जाती है लो रेनफॉल में, विच विल इंश्योर दैट देर बी नो शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने एक साइड पे बता दिया कि भाई स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है, दूसरी साइड पे हमने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट नहीं होता। अब इवेल्युएशन कैसे करना है, उसने कहा यू शुड कंसीडर व्यू ए एंड बी बोथ, हमने दोनों कर दिए। कह रहा है विच व्यू डू यू अग्री विद मोर। अब याद रखिएगा जिस जबान में एग्जामिनर ने सवाल पूछा होता है उस जबान में ही आंसर करना होता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ऑल दो, दोनों ही यानी कि ड्राउट्स और स्टॉर्म्स दोनों का इंपैक्ट होता है, लेकिन आई अग्री विद स्टेटमेंट ए, और लफ्ज का इस्तेमाल करने आगे मोर का, मोर। ठीक है ना। आई अग्री विद स्टेटमेंट ए मोर। फिर आपने उसके अंदर बताना है कि क्यों, रीजन लेना है। बेटा जो रीजन आप बताते हैं कोशिश करें कि वो पॉइंट ऑलरेडी ऊपर मेंशन ना हो। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी मेंशन पॉइंट को, जैसे यहाँ पे उसने कहा कि भाई क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर यही पॉइंट उसने रिपीट भी कर दिया तब भी एग्जामिनर मार्क दे देता है। एक मार्क की इवेल्युएशन है, जान नहीं लेगा आपकी एग्जामिनर। बट मेक श्योर कि इवेल्युएशन शुड बी एट द एंड ऑफ द आंसर, आखिर में करनी है।
कुछ बच्चे स्टार्ट ही कैसे कर देते हैं, आई अग्री विद स्टेटमेंट ए मोर। तो बेटा, इवन दो कुछ चेक पेपर्स में इस पे मार्क दिए हुए हैं, बट दिस प्रैक्टिस इज नॉट इनकरेज्ड बाय द एग्जामिनर्स। तो एग्जामिनर कहता है कि कंक्लूजन एंड में होना चाहिए, कंक्लूड करे चीज को। आई होप दैट्स क्लियर। बेटा, अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर किस लेंथ पे एक्सप्लेन होना चाहिए एक पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने डी पार्ट जो है वो शेयर किया, उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कह रहे हैं द सवात वैली विंटर टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। हाईलैंड जोन में आता है तो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, कोल्ड टेम्परेचर है बेटा, वेरी कोल्ड है इनफैक्ट। एंड देर इज रेगुलर स्नोफॉल। कह रहे हैं अब इवेल्युएट द बेनिफिट्स एंड द चैलेंजेस ऑफ लो टेम्परेचर, आइस एंड स्नो फॉर द पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो बेटा यहाँ पे भी मेक श्योर कि लाइव्स ऑफ पीपल से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हैं, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारा ना चले जाए कि जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह उस चीज पे ना जाए। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे बेनिफिट्स भी पूछे, चैलेंजेस भी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप दो बेनिफिट्स लिखें और दो चैलेंजेस लिखें। तो यहाँ पे मैं लेट सपोज मैंने दो पॉइंट्स पॉजिटिव यहाँ पे आपके डिस्प्ले किए हुए हैं। देखो, पहले मैंने पॉइंट को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको एक्सप्लेन किया, इस तरीके से 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। इवन तो यहाँ पे मैंने भी जीडीपी का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मैं इसको काट देता हूं। ठीक है। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड सीनिक ब्यूटी। ये पहला पॉइंट है मेरा। मैंने पॉइंट को कैसे लिखा, स्टार्ट ऐसे किया कि भाई स्नो एंड ग्लेशियर्स अट्रैक्ट टूरिस्ट। भाई स्नोफॉल होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स बनते हैं, तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो मैंने कहा एरियाज विद ब्यूटीफुल स्नोई लैंडस्केप इनकरेज डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिज्म, क्रिएटिंग जॉब्स इन द होटल्स। ठीक है, वहां के लोकल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होती है। ट्रांसपोर्ट एंड गाइडिंग सर्विस विच इंक्रीज इनकम फॉर द लोकल पीपल। तो इसका इम्पैक्ट क्या बताया मैंने कहा, इसका इम्पैक्ट ये है कि जॉब्स क्रिएट होती हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या है कि इनकम्स क्रिएट होती हैं लोकल लोगों के लिए। तो लोकल लाइव्स ऑफ पीपल से रिलेट कर दिया पॉइंट हमने। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट देखें, मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। मैंने कहा टूरिज्म इन विंटर्स ब्रिंग्स क्रिएट्स जॉब्स। ठीक है ना। मैंने कहा एक्टिविटीज लाइक स्कीइंग, लाइक साइट सीइंग रिक्वायर सर्विसेज अलाउइंग पीपल टू अर्न इनकम एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड। तो लाइव्स ऑफ पीपल से रिलेट कर रहा हूँ, उनके लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेट कर रहा हूँ, और इम्पैक्ट बता रहा हूँ हर चीज का। इस तरीके से बेटा आपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं बेटा। जैसे मैंने आपको बताया, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। तो देखो, मैंने उसकी वो वाली बात जो हम ऑलरेडी विंटर लो टेम्परेचर या कोल्ड क्लाइमेट के इम्पैक्ट में हम पढ़ चुके हैं, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने कहा स्नो ब्लॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी स्नोफॉल एंड एवलांचेस, क्लोज रोड्स, लिमिटिंग एक्सेस टू मार्केट्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, विच डिसरप्ट्स डेली लाइफ। तो इस तरीके से आप नेगेटिव पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो किस लेंथ पे आपने एक्सप्लेन करना है पॉइंट को, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए, आपने दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव लिखने हैं, एक एग्जाम्पल ऐड करनी है, एंड में एवेल्यूएशन। आई होप कि अब आपको बात सही तरीके से समझ आ गई है।